गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो ऐप पे क्लास होने वाली थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो डिले हो गई, तो इस वजह से आज हम यूट्यूब पे थोड़ा सा जल्दी आ गए। तो ऐप पे आज क्लास नहीं हो पाई है। जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो कि ऐप पे क्लास ज्वाइन करते हैं उसके लिए सॉरी, है ना। कल हम कंटिन्यू करते हैं ऐप पे क्लास। आज के लिए यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, जल्दी से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास को, और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को साथ में कनेक्ट करें। आज का जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस क्लास के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जावा की क्लास कब स्टार्ट होती है? जावा की क्लास आई थिंक आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिला होगा ना, मुझे फिक्स टाइमिंग याद नहीं है, एक बार मैं देख के बता देती हूँ। जावा की क्लास होती है 8 से 9 बजे। हाँ, जब मेरी यूट्यूब की क्लास खत्म हो जाती है उसके जस्ट बाद जावा की क्लास होती है, ठीक है। और 5 से 6 डीएसए की रहती है। और जो C++ की ऐप पे जो क्लास चलती है वो 6 से 7 रहती है, और यूट्यूब पे 7 से 8। और कोई डाउट? और ये मैडम या क्या लिखना चाह रहे थे आप, वो स्पेलिंग आपने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, तो जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। आई होप आप लोगों ने पढ़े हों कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। नहीं पढ़े उसके लिए तो फिर आप लोगों को कोर्स परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारे सामने, तो फटाफट से इसको देखो और बताओ क्या रिजल्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए आप लोग। आज थोड़ा सा क्लास का टाइम चेंज हो गया, तो मुझे लग रहा है सब 7 बजे के भरोसे ही बैठे होंगे आज। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं उसके बारे में एक बार थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो या फिर हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट हो जिसके ट्रू या फॉल्स होने पे हमें आगे वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट इवेलुएट करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशन ये है कि सपोज हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, और हमारे लिए कंडीशन लगा दी कि अगर आपका जो एज है, अगर आपका एज 18 के इक्वल है या फिर ग्रेटर है, तब तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे अभी जिस भी भर्ती के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, काफी सारी उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर ये है तो आप एलिजिबल हो, वरना तो नहीं हो। तो वही सारी चीजें, तो आगे आने वाला जो रिजल्ट होगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नॉट एलिजिबल, ये दोनों में से एक ही होगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा? इस वाले कंडीशन पे, है ना। तो ये जो इफ एल्स होते हैं, सिंगल इफ या फिर इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट्स, ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, जहां पे हमारा जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाना चाहिए, फॉल्स है तो ये हो जाना चाहिए। ऐसे सारी चीजों के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इफ की बात करें तो इफ को हम यूज कर रहे होंगे, हमने लिखा इफ, और ब्रैकेट के अंदर में हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। किसी ने पाइथन पढ़ रखा हो अगर पहले से, तो वहां पे हम ओपनली लिख रहे होते हैं, ऐसे कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं होता, तो वो एक माइंड से निकाल देना, है ना। यहाँ पे सारी चीजें इस तरीके से होती है। यहाँ मैंने कोई भी कंडीशन लिखा, अब यहाँ पे जो भी कुछ आप लिखेंगे उसके दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे कि मैंने सीधा सीधा ट्रू लिख दिया अभी के लिए, और इस तरीके से मैंने ब्रैकेट के अंदर में मैंने लिखा सी आउट, और यहाँ मैंने लिख दिया ट्रू, देन सेमीकोलन। अगर रिजल्ट ट्रू है तो इफ के अंदर आ जाओ, और इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उन सबको इवेलुएट करवा दो। जरूरी नहीं कि एक ही लाइन ऑफ कोड हो, हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इफ ये होता है सिंगल इफ। अब हमें देखना ये है, आपको पहचान में ये आना चाहिए
कि यहाँ हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं और क्या चीजें नहीं लिख सकते। हमारे पास रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ही आएगा। और ट्रू फॉल्स के बारे में हमने ऑपरेटर्स के टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो फटाफट से इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर में इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। दूसरा चीज देखो, मैं यहाँ पे यही क्लियर कर देती हूँ कि अभी के लिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा ट्रू, और फिर हमने अंदर जो कोड लिखा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बंद करके लिखा, है ना। अगर हमारे पास इफ या एल्स के अंदर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, इवन जब हम आगे जाके लूप पढ़ेंगे उसमें भी जब अगर हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो हमें जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो ही इसका जो पार्ट है वो माना जाएगा, ठीक है, वो इसका पार्ट कंसीडर होगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करके इस तरीके से लिख रहे होते हैं, बट अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो इफ के जस्ट बाद वाला फर्स्ट स्टेटमेंट किसका पार्ट माना जाता है, इफ का। अगर इसके बाद एक और स्टेटमेंट में लिख दूं तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, ना कि इफ का पार्ट होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है ए वेरिएबल जिसका वैल्यू है 5। यहाँ हमने लिखा इफ के अंदर में ए वेरिएबल। अब वेरिएबल का वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि हमारे पास कंडीशन में है 5। अब देखना ये है, हमें समझ ये आना चाहिए कि अब ये 5 ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी बात की थी ट्रू फॉल्स के बारे में कि अगर कहीं पे भी 0 है, 0 को हम एज अ फॉल्स कंसीडर कर रहे होते हैं। 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या कंसीडर होती है, ट्रू कंसीडर होती है। 5 0 तो है नहीं, इट मींस नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये क्या हुआ हमारे पास ट्रू। ट्रू है तो ट्रू है, इस केस में इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से इफ जो है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे भी वही सेम, हमने ए वेरिएबल लिख दिया। अब ये ए वेरिएबल है, इसका क्या वैल्यू है, इस केस में हमारे पास वैल्यू है 0। तो 0 है। अब बताओ ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अगर ट्रू है तो कंडीशन इवैल्यूएट हम जो इफ है उसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा ट्रू। फॉल्स है तो उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अब बताओ यहाँ पे ये 0 क्या कंसीडर होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। हाँ 0 है, 0 तो हमारे पास है ही, ऑलरेडी दिख ही रहा है हमें 0। अब ये बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। आंसर करो। यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें हैं, हमने ऑपरेटर्स के टाइम पे पढ़ी थी ऑलरेडी, कुछ नया नहीं हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीजें पढ़ी हुई है। अगर हम 0 की बात करें या फिर 1 की बात करें, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है, जैसे 5 है, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो सिर्फ 0 ऐसा है जो कि फॉल्स कंसीडर होता है। 0 के अलावा हर एक चीज क्या कंसीडर होती है, ट्रू। और यहाँ पे कंडीशन के अंदर में रिजल्ट या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी कि या तो रिजल्ट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, सिर्फ इतना ही रिजल्ट होगा। तो हमने यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है, तो अब देख लो वेरिएबल का वैल्यू क्या है। वेरिएबल का वैल्यू तो 0 है। 0 का क्या मतलब होता है, 0 तो फॉल्स होता है। फॉल्स है, इस केस में हमारे पास कंडीशन हो गया रॉन्ग हो गया, तो इफ वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद अगर कुछ और लिखा हुआ होता, जैसे मैंने लिखा सी आउट और यहाँ मैंने फॉल्स लिख दिया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा के एक बार अपने क्वेश्चन की बात करें तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा, नो आउटपुट। बट अगर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी होता, उस केस में हमारे पास ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अब दूसरा चीज, क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट इफ का पार्ट है या फिर दोनों ही इफ के पार्ट है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है इफ के बाद में, वही इफ का पार्ट कंसीडर होता है ना। अगर हमें दोनों को इफ का पार्ट बनाना है, उसके लिए हम इस तरीके से इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। तो अब ये दोनों ही इफ के पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। बट क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज नहीं किया है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, उस केस में सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही इफ का पार्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इफ का पार्ट नहीं है। ओके, तो इस केस में हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आएगा,
ट्रू नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इफ का पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है फ्लैग नाम से, जिसको वैल्यू हमने असाइन किया हुआ है ट्रू, और इफ में हमने लिख दिया फ्लैग नाम का वेरिएबल। अब बताओ क्या यहाँ पे रिजल्ट रहेगा, ये फ्लैग्ड प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा? यहाँ क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, फटाफट से आंसर करो। देखो बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं, एक बार चीजों को समझने की कोशिश करो और जो चीज एक बार बता दी उसको अपने माइंड में रखो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सके चीजों को लिखो, साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलो अपने, ताकि थोड़ा बहुत माइंड में रहे चीजें। इसीलिए हम नहीं लिखते, इसीलिए हम भूल जाते हैं सारी चीजें, बार बार रिपीट हो रही है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसके बावजूद हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बूलियन डेटा टाइप था, इसको हमने असाइन कर दिया ट्रू। ट्रू का मतलब ट्रू, फ्लैग लिखा हुआ है, क्या वैल्यू है इसका, ट्रू, तो रिजल्ट तो ट्रू हो गया ना सीधा सीधा। अब तो हमें 0 1 की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा रिजल्ट ही ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो उस केस में इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारे पास फ्लैग्ड जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। कंडीशन ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ ध्यान से देखो कोड को, फ्लैग का जो वैल्यू है, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, फ्लैग का जो वैल्यू है वो ट्रू था हमारे पास, ट्रू था, उस केस में हमारे पास रिजल्ट ट्रू हो गया, तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है जिसका वैल्यू है हमारे पास /0, जो भी वैल्यू है, बट आगे एक बार जब हम इफ कंडीशन देखते हैं तो यहाँ हमने सी वेरिएबल को यूज किया है। अब बताओ ये जो /0 है जो कि एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ट्रू कंसीडर होगा या फिर फॉल्स कंसीडर होगा? बताओ यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? ए विल बी द आंसर। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, इसी वाले 4th क्वेश्चन की या फिर पहले वाले की? एफ तो ऑप्शन में ही, अच्छा फॉल्स है, ओके। और कोई? यहाँ पे ये जो /0 है, क्या ये कोई कैरेक्टर है भी या नहीं? जैसे हमने बात की थी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम सिंगल कोट में लिखते हैं, और वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे हमने लिखा ए, हमने लिख दिया बी, है ना, ये कैरेक्टर्स हैं। वहां देखें तो एक स्लैश है, एक 0 है। सबसे पहला तो ये कि क्या ये है भी कैरेक्टर की नहीं है, और है तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल वैल्यू ही यहाँ पे कंपेयर होगा, उसी के बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स आएगा। तो अगर यहाँ देखें तो /0 जो है, याद रखना इस चीज को, ये हमारे पास होता है नल कैरेक्टर, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें, जैसे सी आउट के अंदर में हम प्रिंट करवा के देखना चाहें नल कैरेक्टर को, तो ये प्रिंट होके हमारे पास नहीं आता है ना, कंसोल स्क्रीन पे ये प्रिंट होके नहीं आता है। एक्चुअल में जब हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रिंग्स में, बट फॉर नाउ हमें इतना ही याद रखना है कि ये नल कैरेक्टर होता है, जिसका आस्काई डेसिमल नंबर जो है वो होता है हमारे पास 0। क्या होता है? 0। तो 0 तो फॉल्स होता है हमारे पास, तो कंडीशन का रिजल्ट क्या है? फॉल्स। फॉल्स है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सो हेयर आउटपुट विल बी नो आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नॉन एम्प्टी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बताओ x वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है, हमने कंडीशन में लिखा है x ग्रेटर देन 2। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास ग्रेटर प्रिंट होके आएगा या फिर नहीं आएगा, या कुछ एरर होगा, या फिर 2 प्रिंट होके आएगा? बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा। ग्रेटर प्रिंट होगा, ठीक है। और कोई? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा देखो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और एक दूसरे का देख के तो बिल्कुल आंसर मत करना, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, x का वैल्यू है 3, 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू है तो ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाता तो नहीं प्रिंट होता, ठीक है, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ हमने लिया हुआ है हेलो, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वैल्यू है हेलो। अब क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स अभी तक नहीं पढ़े तो हो सकता है थोड़ा बहुत
इसमें कंफ्यूजिंग हो ये आप लोगों के लिए। फिर हमने ये एस है इसको इक्वल टू हेलो लिखा हुआ है, कौन सा ऑपरेटर होता है ये, इक्वल्स टू, है ना। अब अगर कंडीशन ट्रू होता है तो मैच प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ जी, आज क्लास 6:30 पे ही स्टार्ट हो गई। वैसे मोस्ट मेनली ये जो टाइम है ये रहता है ऐप वाली क्लास का, है ना। ऐप पे होती है 5 से 6 बजे तक क्लास, बट ऐप वाली क्लास आज नहीं हुई तो यूट्यूब पे थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया। वैसे डेली 7 बजे ही होती है, 7 से 8। क्या मैच यहाँ प्रिंट होगा? अब देखो, एक तरीके से इसको आप वेरिएबल मान लो अभी के लिए, ठीक है। वैसे तो ये क्लास है तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट कहलाएगा, बट अभी के लिए सारी चीजें छोड़ते हैं, इसको आप वेरिएबल मान लो। वैल्यू है इसका हेलो। अब यहाँ लिखा हुआ है एस और यहाँ लिखा हुआ है हेलो, तो इसका वैल्यू भी क्या है, हेलो ही है। और सेम है एज इट इज, फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल और बाकी सारे स्मॉल ही है। तो दोनों बिल्कुल इक्वल है तो कंडीशन ट्रू है। दोनों इक्वल है। इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या बता रहा है कि एस का वैल्यू और ये जो हेलो स्ट्रिंग है दोनों के दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। उस केस में मैच हमारे पास एज अ रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वही सेम बुलियन डेटा टाइप का वेरिएबल है। अब यहाँ पे टेस्ट हमने लिया हुआ है, टेस्ट को हमने कंडीशन में लिखा है टेस्ट नाम के वेरिएबल को। अब बताओ ट्रू प्रिंट होगा या नो आउटपुट रहेगा, एरर रहेगा, या फिर 10 प्रिंट होके आएगा, क्या रिजल्ट रहेगा यहाँ हमारे पास? ट्रू रहेगा। ओके, यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप था, वैल्यू हमने इसको असाइन किया क्या, 10। वैसे हम एक बुलियन वेरिएबल को ट्रू या फिर फॉल्स असाइन करते हैं, बट क्योंकि हमने 10 असाइन किया है तो 10 का मतलब भी क्या होता है, ट्रू। 0 असाइन क्या होता तब फॉल्स होता। तो टेस्ट का वैल्यू क्या है हमारे पास, ट्रू है। तो हमने यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है, वैल्यू है ट्रू, तो मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो इस केस में हमारे पास आउटपुट में ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ बताओ, कुछ लिखा ही नहीं, अब हमने कंडीशन ही नहीं लिखी, तो हाई प्रिंट होगा या कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, या फिर एरर रहेगा, या फिर रन टाइम एरर रहेगा, या कंपाइल टाइम एरर रहेगा। बताओ इस केस में क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास? जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो हम एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकते इसको, ठीक है। यहाँ पे इफ को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इसमें कंडीशन होना ही होना चाहिए, नहीं छोड़ सकते, इट मीन्स एरर। अब यहाँ पे एरर कौन सा आएगा कि क्या इसको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिटेक्ट कर लेगा, या फिर इसको जब एप्लीकेशन रनिंग स्टेज में होगा उस टाइम पे जो है डिटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो चीजें हैं, सिंटेक्सेस जो होते हैं हमारे पास, कि सिंटेक्स क्या कहता है इफ का, कि सबसे पहले लिखो इफ कीवर्ड को हम यूज कर रहे होते हैं, देन ब्रैकेट लिखो, यहाँ अपना कंडीशन लिख दो, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करो और यहाँ पे जो भी आपको कोड लिखना है वो कोड लिख दो। तो जो भी सारी चीजें सिंटेक्स से रिलेटेड होती हैं, अगर हम सिंटेक्स से बाहर जाते हैं तो उन केसेस में हमारे पास आता है कंपाइल टाइम एरर। तो जितने भी सिंटेक्सेस होते हैं उनको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो कंपाइलर की है। तो इस सिंटेक्स के बारे में कंपाइलर को पता है, तो रन टाइम तक ये जाएगा ही नहीं, हमें पहले ही कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम पे ही एरर जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पे कौन सा एरर रहेगा हमारे पास, कंपाइल टाइम। जितनी भी सिंटेक्स से रिलेटेड हम मिस्टेक्स करते हैं उनको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही जो है कैच कर लेता है। जैसे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया है ना, तो ये मस्ट होता है, जब भी स्टेटमेंट एंड हो रहा है आपको सेमीकोलन पुट करना ही करना है, नहीं किया तो एरर आएगा। वो एरर भी कौन जनरेट करेगा, कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ फॉल्स, इफ में फॉल्स लिखा हुआ है और फिर सी आउट में लिखा हुआ है हाई। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? और थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कोड को, ठीक है, वार्निंग है।
कंपाइलेशन एरर, ओके, सी, ऑप्शन नंबर सी। और कोई? बिल्कुल, इसके अंदर में हाई प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा अब देख लो ध्यान से। कंडीशन है इफ, अगर आपने तुक्का भी मारा है तो कोई बात नहीं, आपने सही आंसर किया है। हाय, क्या नाम है आपका? अमित। तो हमने लिखा इफ। अब इफ में हमने कंडीशन जो भी लिखी है, एक बार इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेमीकोलन लिखा हुआ है। अब हमने बात की थी कि या तो हम कुछ ऐसा लिख रहे हो, ये अपना कंडीशन लिख दिया, अब जो भी कोड है उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करके हम लिख रहे हो, या फिर अगर हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड है इफ के लिए, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं। ऐसा लिखा सीधा सीधा, और जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनको हम यूज नहीं करते, अपना जो भी कोड है उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख रहे होते हैं। इतना ही था। तो जो भी इफ के बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, जब हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे हैं उस केस में, इफ के बाद में, इफ के जस्ट बाद में जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो इफ का पार्ट कंसीडर होता है। तो यहाँ देखो, इफ के जस्ट बाद कौन आया? सेमीकोलन। तो अब सेमीकोलन इसका पार्ट है, कंडीशन फॉल्स है, तो सेमीकोलन का तो कुछ काम है ही नहीं, है ना, कि इवैल्यूएट होगा नहीं होगा, तो छोड़ते हैं इसको। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसका पार्ट कौन बन गया? ये सेमीकोलन। तो अब ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जैसे कि हमारे कोड के अंदर में हर एक स्टेटमेंट इफ का पार्ट तो होता नहीं है, राइट? जिसको हम उसका पार्ट बनाएंगे वही होता है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होते ही होते हैं। तो सेम चीज इसी के लिए है। तो यहाँ पे फॉल्स के अकॉर्डिंग ये इवैल्यूएट होगा, ना कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो हाई तो हमेशा प्रिंट होगा ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, इस पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं रहेगा। समझ आ गया? क्योंकि इस केस में सेमीकोलन इस इफ का पार्ट बन गया। आगे चलते हैं। यहां बताओ, इफ है, दो सी आउट लिखे हुए हैं, एक हाई है और एक हेलो है। इस केस में क्या क्या हमारे पास रिजल्ट में आएगा? थोड़ा सा बस हमें सिंटेक्स पे फोकस करना है, बाकी कुछ न्यू नहीं है हमारे लिए। सारा खेल जो है वो सिर्फ सिंटेक्स का है। अगर हमने सिंटेक्स को एक बार पहचानना सीख लिया कि कौन सा सही है क्या गलत है, तो हम सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या रिजल्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके। और कोई? हाय, हेलो। फटाफट से आंसर करो, कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक जितने मैंने, कुछ बार से नहीं है, जितने अभी तक, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 10th। इससे पहले जो 9 क्वेश्चन हमने किया ना, सारी चीजें हमने उसके अंदर में कवर कर ली, बस थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के दे दिया। जैसे ही थोड़ा सा घुमाया जाता है, आप लोगों का भी दिमाग घूम जाता है अलग ही। देखो ध्यान से, क्या बताया मैंने कि इफ के बाद में, जस्ट बाद में, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, तो इफ के जस्ट बाद जो पहला स्टेटमेंट होगा वो इफ का पार्ट होगा। पहले वाले में मैंने कह दिया कि सेमीकोलन आ गया तो ये इसका पार्ट नहीं, आपने तो सारे इसके पार्ट हटा दिए कि सारे इफ के पार्ट नहीं होंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे देखो, इफ लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद वाला फर्स्ट स्टेटमेंट इफ का पार्ट है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये इवैल्यूएट नहीं होगा, ये तो हट ही गया। अब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ का पार्ट होता है इन केस जब हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किए तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट ही इफ का पार्ट कंसीडर होगा, दोनों इफ के पार्ट कंसीडर नहीं होंगे। ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इफ फॉल्स हो ट्रू हो डजेंट मैटर, ये हर बार इवैल्यूएट होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हेलो। किसी ने भी वो आंसर नहीं किया? देखो, अगर मैं इन दोनों को ही इफ का पार्ट बनाना चाहती, उस केस में हम क्या करते? कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते। तो मतलब क्या है, जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, उस केस में हम उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से इफ का पार्ट बना रहे होते हैं। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, जब एक ही स्टेटमेंट हो, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमें सेमीकोलन में लिखने का क्या सेंस है ना? तो उस केस में हम कर्ली ब्रैकेट को यूज नहीं करते। कंपाइलर खुद से समझ जाता है कि इफ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट किसका पार्ट है? इफ का पार्ट है। ओके, अभी आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो किस अकॉर्डिंग सारी चीजें काम कर रही हैं, बस
इसके अंदर में मेन फोकस करने वाली चीज ये है कब कर्ली ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स इफ के पार्ट हैं, तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आ रहे होंगे वो सब इफ के पार्ट हैं। जब हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे तो उसके जस्ट बाद लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट उसका पार्ट होगा। ठीक है, चलें आगे। सो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 यहां बताओ। वही सारी चीजें हैं, बस इसको भी थोड़ा सा घुमा दिया। अभी तक जो हमने पढ़ा है वही सारी चीजें इसमें पूछ ली जा रही है। वेरी गुड इवनिंग अनाया। अभिषेक को ब्लॉक क्यों किया? हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैं आपके जस्ट सामने क्लास ले रही हूँ। मैंने तो अभी दूसरे सिस्टम को हाथ भी नहीं लगाया है ना, तो मैं कैसे ब्लॉक कर सकती हूँ? और मैं क्यों ही ब्लॉक करूंगी, सोचने वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी? ठीक है, यहाँ देखते हैं। वही सेम इफ है। अब यहाँ जस्ट बाद आ गया सेमीकोलन, तो अब यानी कि इसका पार्ट कौन बन गया? सेमीकोलन बन गया। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो हर बार इवेलुएट होंगे। इस केस में पहले हाई प्रिंट हो जाएगा, फिर क्योंकि कुछ एंडल वगैरह कुछ हमने यूज किया नहीं है तो जस्ट बाद इसके जस्ट बाद में हेलो प्रिंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अच्छा अब बताओ मुझे कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता, इस केस में क्या रिजल्ट आएगा? मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज कर लिया, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? और अगर वो क्लास ही नहीं ले रहा हो तो? अगर वो बीच में ही क्लास को स्किप करके चला गया हो तो भी ब्लॉक कर दिया उसको? फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, क्लास पे ध्यान दो, है ना। आपका फ्रेंड है क्या अभिषेक? ओ अच्छा, इट मीन्स फ्रेंड होगा, ठीक है। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है ना। उनको कहो कि कमेंट करके देख ले खुद ही। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा हमारे पास, और कोई हेलो के अलावा कुछ? देखो इस केस में भी हमारे पास वही सेम चीज है कि इस इफ का पार्ट अभी भी सेमीकोलन है, तो ये अभी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो इस केस में भी सेम ही रिजल्ट हमारे पास आएगा। आपने है सिर्फ हेलो के उससे बताया। अगर सेमीकोलन के अंदर में हमने कुछ चीज लिख दी, अगर ये वाला कर्ली ब्रैकेट नहीं होता और ये सिर्फ इस तरीके से हमारे सॉरी ये सेमीकोलन नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट में कोड लिखा होता, उस केस में इस इफ के पार्ट ये दोनों ही स्टेटमेंट होते, राइट। अगर ट्रू है तो दोनों इवैल्यूएट होंगे, फॉल्स है तो दोनों ही इवैल्यूएट नहीं होंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में जब हमने इस तरीके से लिखा हुआ है तो सेमीकोलन इसका पार्ट हो गया, तो अब ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये हर बार इवैल्यूएट होंगे, चाहे इफ ट्रू है या फिर इफ फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे वो सिंगल इफ के थे, ओनली सिंगल इफ स्टेटमेंट के। अब यहाँ पे इफ भी है और एल्स भी है। लिखा हुआ कंडीशन इफ के सामने जो हमने कंडीशन लिखा है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा, फॉल्स है तो उस केस में एल्स वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा। तो अभी तक जैसे हमारे पास यहाँ पे इफ है तो एक ही चॉइस थी कि एग्जीक्यूट करना है ये वाला कोड कि नहीं करना। ट्रू है तो इवैल्यूएट हो जाएगा, फॉल्स है तो नहीं होगा। पर दूसरा ऑप्शन नहीं था कि फॉल्स के केस में क्या करना है। बट यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ट्रू है तो ऐसा करो, फॉल्स है तो ऐसा करो। उस अकॉर्डिंग रिजल्ट बताओ।
देखो यहाँ पे क्लास के अंदर में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहां पे उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है वहां जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आप लोगों ने मेनली ए और बी आपके ऑप्शंस आए हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास x नाम का वेरिएबल है। कंडीशन में हमने लिखा है x इज ग्रेटर देन 5, तो x का वैल्यू 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन ट्रू है। ट्रू है उस केस में इफ वाला पार्ट इवेलुएट होगा, तो इस केस में हमारे पास a जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। एल्स को तो देखना ही नहीं है। कंडीशन ट्रू हो गया, इट मीन्स इफ वाला पार्ट इवेलुएट होगा। फॉल्स हो गया, एल्स वाला पार्ट इवेलुएट होगा। दोनों कभी भी एक साथ में इवेलुएट नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। दोनों को एक साथ हम लिख रहे होंगे हमेशा, ठीक है। अगर जैसे हमने इफ नहीं लिखा, हमने सिर्फ एल्स एल्स वाला पार्ट लिख दिया इस तरीके से, इस केस में हमारे पास एरर आएगा एल्स विदाउट इफ। इसका इफ तो है ही नहीं, है ना। तो कंडीशन हम हमेशा सिर्फ इफ वाले यहाँ पे लिख रहे होंगे, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते। ये इसी पे डिपेंड करेगा। ट्रू है तो इफ इवेलुएट हो जाएगा, फॉल्स है तो एल्स। ट्रू हो गया तो एल्स वाले को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ है असाइनमेंट ऑपरेटर? कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 13 पे थे, है ना। क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो आप? यहाँ पे तो कोई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हमने किया ही नहीं है। असाइन तो हम कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे हमने x को वैल्यू असाइन किया था, यहाँ कोई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 13। हाय हेलो, हाय हेलो तो कुछ है ही नहीं अभी के लिए। आप शायद पीछे वाले क्लासेस देख रहे हो, तो करंट में आओ, वहां आंसर्स करो। करंट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इस केस में देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे हमने इस तरीके से लिखा हुआ था इफ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट, ये इसका कोड आ रहा था बीच में, फिर एल्स लिखा और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एल्स का कोड। अब हमने क्या किया, इफ को और एल्स को हमने दोनों को ही विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स लिखा है। तो यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ इफ को कर्ली ब्रैकेट में यूज करूं और एल्स को एज इट इज छोड़ दूं, बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इफ को बिना कर्ली ब्रैकेट लिखा, एल्स को कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा एल्स के कोड को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कर्ली ब्रैकेट उस केस में यूज करने हैं जब आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, है ना। सिंगल स्टेटमेंट है, कोई कर्ली ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ का कंडीशन है ट्रू, तो इफ के जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ का पार्ट है और एल्स से जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स का पार्ट है। कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में इफ वाला पार्ट इवेलुएट होगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां बताओ, एक्स वेरिएबल है, वैल्यू है 10 और वही सेम इफ और एल्स लिखे हुए हैं विदाउट कर्ली ब्रैकेट। यहां क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास? बी या फिर ए? ओके, मोस्टली ए और बी आंसर्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैच कर लेना अपना आंसर। सबसे पहले एक्स नाम का वेरिएबल है, बट इफ में तो हमने जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो तो क्या होता है, फॉल्स होता है। अब ध्यान से देख लो, इफ का पार्ट कौन है, ये सेमी कोलन है ना। तो इफ का पार्ट हो गया ये सेमी कोलन, ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में हो गया इंडिपेंडेंट, और ये हो गया एल्स, और ये हो गया इसका पार्ट। अब अभी मैंने क्या कहा था, इफ एल्स के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही तीसरा आएगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है, ये इफ था, इसके जस्ट बाद एल्स आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये एल्स बेचारा अकेला रह गया। इस केस में हमारे पास एरर आएगा एल्स विदाउट इफ, और क्योंकि ये सिंटेक्स से रिलेटेड एरर है तो ये एरर होगा हमारा कंपाइल टाइम एरर। ओके,
ध्यान से देखो सारे क्वेश्चंस को, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, आउटपुट प्रिडिक्शन वाले। थोड़ी भी अगर चीजें आपने मिस कर दी, किसी चीज पे फोकस नहीं किया, वही नंबर कट हो जाएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो सही वाला भी नंबर जो है आप लोगों के कट हो जाएंगे। तो इन चीजों पे मेनली हमें फोकस करना है ना। इसीलिए सारे के सारे चीजों से रिलेटेड की अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। ओके, सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, चीजों को बस फोकसली देखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वेरिएबल है, इफ और एल्स। आप बताओ क्या रिजल्ट आएगा इस अकॉर्डिंग हमारे पास। एक बार और समझाओ, यहाँ देख लो ध्यान से, वापस समझा देती हूँ। हमारे पास सिंटेक्स के अकॉर्डिंग रूल है कि सबसे पहले आएगा इफ, और इसके जस्ट बाद में एल्स आना चाहिए। दोनों के बीच में कोई तीसरा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर ये सेमीकोलन नहीं होता तो ये इफ है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, ये एल्स है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आ गया सेमीकोलन, तो इफ का पार्ट तो हो गया ये सेमीकोलन, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये तो इफ का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। तो ये इतना सा हो गया इफ, और ये हो गया एल्स। इन दोनों के बीच में आ गया ये सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब एल्स बेचारा अकेला बच गया, तो एल्स हम कभी भी अकेला नहीं लिख सकते, सिंगल इफ लिख सकते हैं, सिंगल एल्स नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास एरर जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, वैल्यू है उसका -1। लिखा हुआ है कि एक्स जो है जिसका वैल्यू -1 है इज ग्रेटर देन 0। क्या -1 0 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कंडीशन हो गया हमारे पास में फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इफ का पार्ट ये था, तो ये इवेलुएट नहीं होगा। इस केस में कौन इवेलुएट होगा? एल्स वाला पार्ट। तो नेगेटिव हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंसर्स आने चाहिए आप लोगों के फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ बताओ, ध्यान से देखो कोड को, उसके बाद आंसर करो। इफ लिखा हुआ है, एल्स लिखा हुआ है। इफ में लिखा हुआ है कि वो फॉल्स है, और ये एल्स है बेचारा, और शायद ये अभी भी अकेला ही है। ध्यान से देखो इसको, दिख रहा है? बिल्कुल इफ है, इफ का पार्ट हो गया उससे जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट, तो इतना सा हो गया ये इफ। एल्स है, ये वाला स्टेटमेंट एल्स का पार्ट है, दोनों के बीच में आ गया ये वाला स्टेटमेंट। तो एल्स वापस से अकेला पड़ गया, तो वही सेम एरर, एल्स विदाउट इफ। तो इस केस में भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ बताओ, एक्स वेरिएबल है, वैल्यू है 1, फिर इफ में लिखा हुआ है एक्स वेरिएबल, फिर एल्स है, और एल्स के बाद एक और दो स्टेटमेंट है, दो सी आउट स्टेटमेंट है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या रिजल्ट आएगा? एरर? एरर किस बात का? ठीक है, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी कोई, ये क्या है? एक्स का वैल्यू तो है ये 1 असाइन किया हुआ है ना एक्स को, एरर आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बता दो फटाफट से, कौन से स्टेटमेंट पे एरर आएगा? कहाँ है एरर? फर्स्ट स्टेटमेंट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कहाँ है एरर? जल्दी ऑप्शन डी वाले फटाफट से बताओ कौन से स्टेटमेंट में एरर है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए बताया किसी ने? नहीं बताया। सेकंड स्टेटमेंट में एरर है। क्या गलती करी है? क्या क्या हमारे पास सही होना चाहिए था, यहाँ बताओ। एरर है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि मुझे पता लगे कि तुक्का मारा है या फिर सच में पता है आप लोगों को कि क्यों एरर आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में तो इट मींस हमने यहाँ कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ी करी है, तो बताओ क्या होना चाहिए था यहाँ।
एल्स में वैसे आएगा, अभी जैसे वैसे में थोड़ी कहानी चलेगी, पूरा प्रॉपर बताओ क्या इशू है। अच्छा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं इसको। वेरिएबल है, ये इफ है, इफ का पार्ट इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट, एल्स का पार्ट इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई एरर नहीं है। कहाँ है एरर? कोई एरर नहीं आया। इफ भी बिल्कुल सही लिखा है, आई एफ, एल्स भी बिल्कुल सही है, ई एल एस सी, स्टेटमेंट्स भी सही लिखे हैं, कोई एरर तो है ही नहीं। ब्रैकेट के अंदर में कंडीशन भी लिखी है, कुछ भी तो गलत नहीं है। हमने लिखा एक्स, एक्स का वैल्यू 1 है, 1 फॉर ट्रू, 1 को क्या कंसीडर किया जाता है? ट्रू। ट्रू के केस में इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सबसे पहले ए प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट इवैल्यूएट नहीं होगा, बचा ये इंडिपेंडेंट जो कि था, तो ए और सी। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अब देखो जरा किसने ए आंसर किया था, किया भी था कि नहीं किया था किसी ने? ए और सी किया था, रॉयल। ठीक है, वेरी गुड। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सही आंसर है, तो देख लो कितने पानी में हो भी आप लोग। बहुत जरूरत है थोड़ी आप लोगों को प्रैक्टिस की। क्लियर है ये? कहीं पे कोई एरर नहीं है हमारे पास। यहाँ देखो आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। सीधा सीधा देखो ना कि इफ है, इफ के जस्ट बाद वाला पहला स्टेटमेंट उसका पार्ट हो गया। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे बंद कर लो उनको, ये एल्स हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। ये तो अकेला बचा ना बेचारा, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये तो हर बार एग्जीक्यूट होगा। ये तो ट्रू फॉल्स के लूप में फंसा हुआ ही नहीं है, तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 18, यहां बताओ। राजस्थान में भी कोई पानी की कमी नहीं है, ठीक है, खूब पानी है राजस्थान में भी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, और अभी तो थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो 2 दिन से मौसम ठीक है, बट जब तक गर्मी थी तो कुछ ज्यादा ही लेवल की थी। यस यस यस, ओके। अब मत ध्यान देना कि सिंटेक्स में कोई गड़बड़ है कि नहीं है ना, सीधे बस चलते जाओ। जरूरी नहीं है कि आगे आने वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ध्यान से देखो, मैं कहूँ इसमें कंपाइलेशन एरर आएगा, अब बताओ कौन से स्टेटमेंट में आएगा और क्या गड़बड़ है यहाँ पे। आंसर बता दिया मैंने, आप लोगों का यस नहीं है, ए ऑप्शन सबने बताया है वो, पर वो आंसर नहीं है हमारे पास। आंसर आएगा कंपाइलेशन एरर। अब आप लोग फाइंड करके बताओ कहाँ एरर आ रहा है, कौन से स्टेटमेंट में एरर है। ब्रेक, ब्रेक तो कुछ लिखा ही नहीं है हमने। इफ में एरर है, क्या एरर है वो बताओ ना, सीधा लिख के बताओ क्या एरर है, क्या गलती है जिसको हमें ठीक करके कुछ ऐसा लिखना था। बिल्कुल सही कहा अनाया कि वहां पे हमारे पास ब्रैकेट होना चाहिए था, है ना। सिंटेक्स क्या होता है, इफ लिखा मैंने, हर बार जब भी मैंने सिंटेक्स लिखा पीछे मैंने पहले ब्रैकेट लगाया, फिर हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट होना जरूरी है और यहाँ कंडीशन होना भी जरूरी है। ब्रैकेट नहीं हुआ तो भी दिक्कत है, कंडीशन ही नहीं लिखी ब्रैकेट लिख के छोड़ दिया तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस में आना चाहिए था, बट क्योंकि हमने नहीं लिखा, ये पाइथन तो है नहीं, तो उस वजह से हमारे पास कंपाइलेशन एरर जनरेट होगा, ठीक है। सही करने का बोले तो यहाँ ब्रैकेट पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ है, एल्स है, अब बताओ। आई थिंक अब तक तो आप लोग यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, तो इसका आंसर तो आई होप करेक्ट आएगा आप लोगों का, उम्मीद है, तोड़ना मत। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19, हाय, ठीक है, आंसर करो आप लोग, फिर देखते हैं लास्ट में। ए, ऑप्शन नंबर ए हाई ही है, ऑप्शन नंबर सी, ओके, और कोई?
आंखें बंद करके बैठे हो या फिर कान बंद करके बैठे हो, क्या दिक्कत है आप लोगों की? यहाँ देखो इफ लिखा हुआ है, इफ के बाद में सेमीकोलन है, ठीक है, और सेमीकोलन है तो ये इफ का पार्ट है, ये बच गया एल्स। हाँ बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? सॉरी, मेरे ही शायद माइंड में कुछ और था, है ना। तो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एल्स वाला पार्ट जो है इवेलुएट होगा, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास हाई रिजल्ट आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी वाला कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा स्टेटमेंट होता उस केस में एरर आता, या फिर हमने कुछ सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ किया होता उस केस में एरर आता, बट नॉट इन दिस कोड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा टाइम हो चुका है 7:17। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो बताओ यहाँ पे, यहाँ क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास? ये हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये इफ है, और इसी के बाद में हमने एल्स लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव प्रिंट होगा। नेस्टेड इफ एल्स पढ़े हैं? नेस्टेड इफ एल्स में ये होता है कि हमारे पास एक होता है इफ, ये कंडीशन लिखा हुआ है, ये कोई इफ है, इसके अंदर में दूसरा इफ है, कुछ इस तरीके से, या फिर एल्स भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो हमें सारी चीजें क्लियरली शो हो रही है जब हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया है, बट इन केस हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज नहीं कर रहे, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर में है। यहाँ देखो ये इफ है, इफ का पार्ट हो गया ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये जो एल्स है, अब ये बच गया अपने आप में अकेला। एक बार इसको शायद हमें एग्जीक्यूट करवा के देखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट यूज अगर हम कर रहे हैं तब तो ये पूरा का पूरा इसका पार्ट हो जाएगा, बट इस केस में ये अकेला इफ है और शायद इसको अलग एल्स ही माना जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। एक बार आप लोग इसको चेक करें इस वाले क्वेश्चन को। वैसे आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट x ग्रेटर देन 0, हाँ तो पॉजिटिव ही प्रिंट होके आएगा हमारे पास, है ना। और अगर कर्ली ब्रैकेट में बंद होता तब तो हम श्योरली कह देते, बट क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में नहीं है, और हाँ दूसरा ये हो सकता है हमने लिखा इफ, ये इसका कंडीशन लिखा हुआ है, इफ के जस्ट बाद में बिना कर्ली ब्रैकेट वाला है, यहीं पे अगर इफ आ जाता और इसका कोई स्टेटमेंट है, कोई सी आउट स्टेटमेंट है इसका, है ना, कोई भी अदर कोड है इसका, तो ये इसका पार्ट है, तो इट मीन्स ये अकेला इफ था, इसके अंदर में एक और इफ है, बट इस केस में इस एल्स को सेपरेट ही माना जाएगा। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन चीजों को फोकस्ड देखना और फिर आंसर करना, ठीक है, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा कि ये इफ है, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं होता और या फिर यहाँ कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट होता, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर हमने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए होते तो आपने ये स्टेटमेंट आगे करके लिखा हुआ है या फिर पीछे ही करके लिखा हुआ है तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, बट इस केस में थोड़ा सा इन स्पेसेस पे भी हमें ध्यान में देना होता है इनको भी, है ना। बट क्योंकि इफ यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसको एक दूसरा स्टेटमेंट मिल गया, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, एल्स है, इसका पार्ट ये हो गया, तो ये एक इफ, ये एल्स इसी वाले इफ का है, तो पॉजिटिव बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर है, पॉजिटिव ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ देखो हमने लैडर इफेल्स को यूज किया है। लैडर इफेल्स के अंदर में जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, जैसे अभी तक हमारे पास एक कंडीशन था, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो ट्रू वाला पार्ट इवेलुएट हो रहा है या फिर फॉल्स वाला पार्ट इवेलुएट हो रहा है, बट अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, दोनों में से कोई भी इवेलुएट ना हो तब एल्स वाला पार्ट इवेलुएट होता है, तो ये होता है हमारे पास लैडर इफ एल्स, है ना। तो इफ और एल्स के बीच में जितने भी, अगर आपके पास जितने भी मल्टीपल कंडीशंस हैं उन सबको हम एल्स इफ के अंदर में लिख रहे होते हैं। ओके, तो ये इफ हो गया, ये इफ का पार्ट हो गया, ये एल्स इफ का पार्ट हो गया, और ये एल्स, तो ये एल्स का पार्ट हो गया। तीनों में से या हम कह सकते हैं जितने भी हमने लिखे हुए हैं उन सब में से एक ही इवेलुएट होगा जहां कंडीशन मैच होगा। x का वैल्यू है 10, तो ये कह रहा है x 5 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स है, इवेलुएट नहीं होगा। आगे वाले पे आते हैं, ये कह रहा है x जो है वो 15 से छोटा है, बिल्कुल सही कह रहा है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में मीडियम प्रिंट हो जाएगा।
आगे जितने भी कंडीशंस हो हमें चेक करने की ही जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही इवैल्यूएट होगा, जहां कंडीशन मैच हुआ बस वहीं पे फिनिश कर दो, बाहर निकल जाओ इफ से, ठीक है। आगे वाले कंडीशंस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा मीडियम, और ऑप्शंस मुझे लग रहा है गलत है यहाँ पे, है ना, तो इनको कट कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या, मीडियम। बिल्कुल ऑप्शन अलग हो गए, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ देखो ध्यान से, वही सेम इफ है, एल्स इफ है, और यहाँ पे अलग ही है, ठीक है। यहाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 22, x का वैल्यू है -5, उस अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कौन सा कंडीशन मैच होगा, जिसका कंडीशन मैच होगा वो ही इवेलुएट हो जाएगा। कोई कंडीशन मैच नहीं हुआ इनमें से, ना इफ ना एल्स इफ, या बीच में और 2-4 एल्स इफ होते, किसी का कंडीशन मैच नहीं होगा, उस केस में एल्स इवेलुएट होगा। नेगेटिव, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू है -5, ये कह रहा है -5 जो है 0 से बड़ा होता है, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, इफ तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एल्स इफ कह रहा है कि x जो है -5 वो 0 से छोटा हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इस केस में नेगेटिव हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, सही आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ बताओ, यहाँ हमारे पास इफ है, फिर एल्स है, फिर वापस एक और एल्स है, आप बताओ। हाँ अनाया कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है ना, तो आप लोग भी इतना इंटेलिजेंट बनो, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और फोकस मांगती हैं चीजें, आप भी हो जाओगे इतने इंटेलिजेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहली बात है ये, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, और दूसरा चीज एरर्स पे भी हमें फोकस्ड रहना है। अगर हम सिंटेक्स से अवेयर होंगे तभी हमें पता लगेगा कि एरर आएगा कि नहीं आएगा, अगर हमें सिंटेक्स ही नहीं पता तब तो हम फिर वही तुक्का ही मारेंगे। देखो यहाँ पे x है, x का वैल्यू है 10, इफ है, ये इफ का पार्ट हो गया, ये एल्स है, ये एल्स का पार्ट हो गया, और ये एक और एल्स है। आप लोगों ने रिजल्ट में क्या बताया है, बी और डी, डी डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखो इफ है, एल्स है, अगर ये एल्स इफ होता, यहाँ कोई कंडीशन होता, तो ये तीनों चीजें एक ही होती, बट इस केस में ये अकेला इफ, ये एल्स, तो ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हो गए, ठीक है। अब ये एल्स वही वापस से, ये तो अकेला पड़ गया बेचारा, है ना, तो वही एरर आएगा यहाँ पे, एल्स विदाउट इफ, एल्स विदाउट इफ। ओके, समझ आ गया यहाँ पे क्यों है कंपाइल एरर, कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सिंटेक्स ही हमने गलत कर दिया है ना, सिंटेक्स में प्रॉब्लम है यहाँ, या तो इसके लिए भी हमने कोई और इफ लिखा होता, क्योंकि हमने नहीं लिखा, उस केस में सीधा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। वॉइस कट रहा है, माइक तो सही चल रहा है, और कोई एक बार बताओ वॉइस में कोई इश्यू। मैम जी आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। ऑप्शन नंबर 24 में है, एक्स वेरिएबल है, इफ लिखा हुआ है, एल्स लिखा हुआ है, वापस से एल्स है, सेम तो नहीं है ना ये, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है क्या। 25 बताओ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इफ है, और फिर एक और इफ, और फिर एक एल्स, कंपाइलेशन एरर। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको एक चौथा कॉन्सेप्ट, तीन चीजें तो हमने देख ली, अकेला इफ, या फिर इफ और एल्स दोनों साथ में हो, या फिर नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड नहीं सॉरी लैडर इफ एल्स। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। एक हमने लिखा इफ कंडीशन, ठीक है, ये इस तरीके से इफ हो गया, इसके अंदर में कोई दूसरा इफ, या फिर इफ के साथ में एल्स भी लिख दिया, है ना, तो एक इफ में दूसरा इफ आ रहा है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब यहाँ हम देखें तो ये नेस्टेड इफ एल्स का ही एग्जाम्पल है, ये इफ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो जो क्वेश्चन आया था उसमें यही बताया था कि इफ है,
कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इफ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट किसका पार्ट हो गया, इफ का। अब इस इफ का पार्ट है ये वाला स्टेटमेंट, और इफ के जस्ट बाद एल्स आ रहा है तो ये वाला है इसका पार्ट, तो ये दोनों एक हो गए। अब ये अपने आप में पूरा एक है, तो ये पूरा ही इस इफ का पार्ट है। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे जो इफ का जो रिजल्ट आएगा उस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों इफ एल्स इवेलुएट होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि x 0 से बड़ा होता है, x का वैल्यू है 5, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो आगे आते हैं, ये वाला इफ इवेलुएट होगा इस केस में। इफ इवेलुएट होगा तो ये कह रहा है कि x जो है वो 10 से छोटा होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इस केस में ट्रू रिजल्ट हो गया। तो ट्रू के केस में इफ वाला पार्ट इवेलुएट हो गया, एल्स वाला पार्ट तो फॉल्स के केस में इवेलुएट होता, तो वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये फोकस रखना है या ये हमें पहचानना है कि कौन सा इफ किसका पार्ट है, कौन सा एल्स किसका पार्ट है। बस एक बार हमने ये पहचानना सीख लिया, बाकी हम बिल्कुल सारे क्वेश्चंस इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला इफ अकेला है, ये इफ इसी का पार्ट है ऊपर वाले का, और इसका पार्ट ये एल्स है, तो ये तो एक हो गया, पूरा पूरा सीधा सीधा ही एक हो गया ये तो अपने आप में। ठीक है, और ये पूरा तो इसका पार्ट है ही, तो ये कंप्लीट जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, इवैल्यूएट होगा कि नहीं, ऊपर वाले इफ पे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा यस। अगर हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखा होता तब तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है, इफ के अंदर में जो कुछ भी है वो इफ का पार्ट है। ध्यान देने की जरूरत कब है, जब कर्ली ब्रैकेट्स को यूज नहीं किया, या फिर दूसरा चीज मैंने इसको ऐसे लिखा होता। अब बताओ इस केस में क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे ये इफ है, ये इतना ही है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, इसके अंदर में जितना पार्ट आ रहा है वो इस इफ का पार्ट है। नेक्स्ट एल्स आ रहा है, तो ये एल्स इस वाले इफ का पार्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये इफ और ये हो गया इसी का एल्स। ठीक है, अब ये वाला जो एल्स है ये इस वाले का एल्स नहीं रहा, ऊपर वाले इफ का एल्स है, क्योंकि इस कंप्लीट को हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये इनर वाला इफ इवैल्यूएट होगा, फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कंपाइलेशन एरर नहीं, जो क्वेश्चन है एक्चुअल में 25 उस अकॉर्डिंग हमारे पास यस आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ देखो, यहाँ भी वही सेम चीज हमें पहचाननी है, कौन सा इफ किस इफ का पार्ट है, कौन सा एल्स किसका पार्ट है। आप लोग चैट में ही बैठ के लड़ने लग जाते हो, पता नहीं ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती तो क्लास बाद में होती, पहले आप लोगों की लड़ाइयां ही सॉल्व करवानी पड़ती है ना। एक्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं, ये इफ है, इसके जस्ट बाद वाला इफ इसका पार्ट हो गया, इसके जस्ट बाद में आ रहा है ये एल्स, तो ये दोनों हो गए एक पार्ट। ठीक है, वही प्रीवियस वाला, अब ये कंप्लीट इस इफ का पार्ट है। अब बच गया ये एल्स, तो ये वाला एल्स किसका पार्ट हो गया, इस ऊपर वाले इफ का। ठीक है, तो ये इफ है, ये एल्स है, ये वाला जो इफ एल्स है ये इस इफ के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा एग्जांपल है, नेस्टेड इफ एल्स का एक इफ था, इफ के अंदर में एक दूसरा इफ एल्स आ गया, तो ये एग्जांपल हो गया नेस्टेड इफ एल्स का। अब देखो x ग्रेटर देन 10, तो x का वैल्यू 15 है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 10 है, तो 15 तो ग्रेटर देन 10 होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में अंदर आएंगे। अब ये वाला इफ इवैल्यूएट होगा, ये कह रहा है कि 15 छोटा होता है 20 से, बिल्कुल सही कह रहा है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में x प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, सॉरी ट्रू था, तो इफ इवैल्यूएट हो गया, एल्स को तो देखना ही नहीं है, और जब ये वाला इफ इवैल्यूएट हो चुका है तो इस एल्स को भी देखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आपको कोर्स लेना है, उसके लिए आप हैप्पी कोडिंग जो ऐप है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करो, वहां पे आपको सारे चीजें मिल जाएंगी, है ना, वहां पे आपको कोर्स दिखेगा, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ सारे कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स आप परचेज करना चाहें आप कर सकते हैं। और कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, तो आई थिंक ऐप पे ही आपको नंबर भी मिलेगा, मोबाइल नंबर, वहां आप कॉल करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, यहाँ इफ है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आ गया तो ये सीधा सीधा ही दिख रहा है, ये इफ है, ये इसके अंदर वाला इफ हो गया। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होता है, 5 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएंगे इफ के अंदर में। इफ के अंदर एक और कंडीशन लिखा है, ये कह रहा है कि 5 छोटा होता है 10 से, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो गुड प्रिंट हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल था, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे बताओ, इफ है, फिर एक और इफ है, फिर एक एल्स है। अब समझने वाली बात ये है कि कौन सा किसका पार्ट है। 27, 28 का बताना है। आप थोड़ा सा शायद बैक चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या रिजल्ट रहेगा? एक्स प्रिंट होगा, एक्स तो कहाँ, आप लोग पीछे चल रहे हो क्या थोड़ा सा? यहाँ देखो, ध्यान से देखते हैं। इफ है, बीच में सबसे पहला तो स्पेस आ गया, अगर यहाँ एल्स होता भी तब भी जैसे स्पेस आया तो वो तो इसका पार्ट तो कंसीडर होता ही नहीं, है ना। क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे इस इफ की जगह होता एल्स, और क्योंकि बीच में स्पेस है तो दोनों एक साथ आने चाहिए, स्पेस वगैरह या कोई तीसरा स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, तब भी नहीं होता। तो इट मीन्स सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इफ अपने आप में अकेला है, ठीक है। अब ये इफ है और ये एल्स है, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हो गए, ठीक है। ये अकेला वाला इफ है, सिंगल इफ है, ये इफ और एल्स है। अब देखते हैं, कंडीशन है, कंडीशन कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि हमारे पास एक्स का कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू कैसे नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। आप लोगों ने बोला भी नहीं कि वैल्यू नहीं है, आंसर भी किए जा रहे हो, कमाल है। यहाँ पे सबसे पहला, क्योंकि हमने x का वैल्यू नहीं लिया, इट मीन्स हमने ना तो x को डिक्लेयर किया है ना। तो उस केस में सबसे पहले या तो यहाँ एरर ही जनरेट हो जाएगा, बट हम अपनी तरफ से, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, अगर हमें वेरिएबल नहीं दिया हुआ, हमने डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ इसका, तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बट मैं लिख देती हूँ, हमारे पास x वेरिएबल है और x का वैल्यू है मेरे पास 5 है, ठीक है। अब बताओ इस केस में इसके अकॉर्डिंग बताओ अब क्या रिजल्ट रहेगा। अब बताओ क्या रिजल्ट रहेगा। तो x है, x का वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ ये हाई को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है x छोटा होता है 10 से, बिल्कुल सही कह रहा है, ये स्मॉल प्रिंट करवाएगा, हाई स्मॉल। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास हाई स्मॉल प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। पहले हाई फिर स्मॉल, ये दोनों अपने आप में अलग हैं, तीनों एक दूसरे के पार्ट नहीं है, ये अपने आप में अलग इफ है, ये दोनों अपने आप में अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 30 तक सोल्व करेंगे, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करो। एक्स वेरिएबल है, वैल्यू है 0, इफ है, फिर एक और इफ है, फिर एल्स है, फिर वापस से एक और एल्स है। अब वही सेम चीज, कौन सा किसका पार्ट है वो अगर हम जान लें तो बस हमारा क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देखते हैं। इफ है, इफ के जस्ट बाद आ गया ये वाला इफ, तो इसका इस वाले इफ का पार्ट हो गया ये इफ, और इसके जस्ट बाद में आ रहा है एल्स, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के पार्ट, तो ये हो गया इफ एल्स। और क्योंकि ये इसका पार्ट है तो अब बचा ये वाला एल्स, तो ये ऊपर वाले का पार्ट हो गया। अगर बीच में कोई तीसरा स्टेटमेंट आ जाता है इसके बाद में, तो ये एल्स अकेला पड़ जाता, ये इस केस में इस इफ का पार्ट नहीं होता, बट अभी के लिए है। तो ये एल्स किसका पार्ट है? इस वाले इफ का पार्ट है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू तो 0 ही है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इस सबको छोड़ो, सीधा सीधा एल्स पे आ जाओ, और ये प्रिंट करवा रहा है 3, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 3 प्रिंट होगा, बिल्कुल सही कहा। अनाया को पढ़ने दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ बताओ क्या रिजल्ट आएगा।
इफ है, फिर एक और इफ है, फिर एक और इफ है, फिर एक एल्स है। वह थोड़ा सा और ज्यादा हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो गया, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं। ये इफ है, इसका पार्ट है ये वाला इफ, इस वाले इफ का पार्ट है ये वाला इफ, और इस वाले इफ का पार्ट ये, और इसके जस्ट बाद आ रहा है एल्स। इट मीन्स ये दोनों है एक। ठीक है, ये हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। अब ये वाला पूरा किसका पार्ट है, इस वाले इफ का पार्ट है, इस वाले इफ का, और ये इफ इस पे डिपेंड करेगा। अगर पहला ही कंडीशन रॉन्ग हो गया तो कुछ भी इवेलुएट नहीं होगा इनमें से। पहली चीज तो ये चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि x जो जिसका वैल्यू है 5 वो ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। आगे वाला अब ये इफ इवेलुएट होगा, अगर ये ट्रू है तो ही आगे वाले चीजें इवेलुएट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो चेक कर लेते हैं। ये भी कह रहा है कि 5 जो है 3 से बड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। आगे वाले इफ पे आएंगे। ये कह रहा है कि जो 5 है वो स्मॉलर देन 10 होता है, ये भी सही कह रहा है। सही कह रहा है, उस केस में ये प्रिंट हो जाएगा, और एल्स तो इसी का पार्ट था तो एल्स प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए यस प्रिंट होगा हमारे पास। ओके, तो ऐसे केसेस में हमें ये फोकस रखना है कि कौन सा किसका पार्ट होगा। ओके, बस एक बार वो हमने जान लिया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली 100% जो है सही आएगा। और सी फॉर करेक्ट नहीं, सी फॉर करेक्ट, अच्छा फुल फॉर्म बता रहे हो कि क्या कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30 का रिजल्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर में या किसी भी क्वेश्चन के अंदर में, मोस्ट वेलकम एवरीवन। जितना हो सके बस आप लोग तो क्लास को शेयर करें, और जितना जल्दी हो सके कोर्स को परचेज करें, है ना, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोर्स जो है उसका प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, है ना। और सारा जो टाइम है उसके लिए मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को डेली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इवन आप लोग मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हैप्पी कोडिंग विद प्रिशु के नाम से मिलेगा। वहां पे भी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। आप लोग तो बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ तो मेरे पैर दर्द करने लग गए अब, और आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।